हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी पेडालॉजी जो थी आपकी वो मैंने कंप्लीट करा दी है। मतलब 4 वीडियो में आपकी 2 घंटे की है। वन शॉट में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से सारी थ्योरी कवर की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। बाकी आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं आपके और कुछ जो बन सकते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि जब हम थ्योरी करवा रहे थे, यानी हिंदी जो पेडालॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वहां से वो डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे। ये जो क्लास आपको मिलती है डेली 3 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि हिंदी पेपर 1 में भी सेम है, पेपर 2 में भी सेम है। सीडीपी की भी क्लासेस हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग ईवीएस पे चलेंगे। बाकी जो आपकी 5 बजे की क्लास होती है वो सोशल साइंस की होती है, यानी कि पेपर 2 वालों के लिए होती है। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं। जब आप थ्योरी अच्छे से कवर कर लोगे तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग अपना जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए, क्योंकि जो हिंदी पैथोलॉजी वो हम लोगों ने कवर कर ली थी। तो अब आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रहा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी, यानी जो शब्दकोश है आपका उससे सहायता नहीं मिलेगी। तो उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार, लिखावट में सुधार। तो शब्दकोश बढ़ाने के लिए तो आप उच्चारण करोगे, आपकी जो उच्चारण की क्षमता वो अच्छी होगी। जैसे आप का अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, बट आप धीरे धीरे बोलोगे तो आप अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से बोलने लगोगे। जो शब्द संपदा में सुधार भी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई पोयम है, कोई कविता है, अगर आपने पहली बार पढ़ी है तो उसको इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जब टाइम टाइम उसको रिवीजन करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा बहुत अच्छे से उस कविता को गा लोगे और पढ़ भी लोगे। तो शब्द संपदा में भी सुधार आ जाएगा। वर्तनी में भी आपका सुधार आएगा, यानी बोलने की जो वर्तनी होती है उसमें भी आपको समझ में आएगा, उसमें काफी सुधार होगा कि हाँ हमको कैसे बोलना है। लेकिन वहीं पे लिखावट में सुधार, ये एक अलग सेंस में चला जाता है जो ऑप्शन है आपका। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं मिलेगी, लास्ट में क्वेश्चन देखिए सीटेट में यही होता है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन को लास्ट तक अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि लास्ट में ही नहीं या फिर बचना लगा देते हैं, उसी में क्वेश्चन गलत होता है। अगर एक नंबर आपका गलत हो गया तो हो सकता है आपका 89 ही रह जाए। फिर आप 3 महीने वेट करोगे कि काश वो देख लिया होता, अच्छे से पढ़ लिया होता तो एक नंबर सही हो जाता, मेरे 90 नंबर आ गए होते। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में कोई प्रेशर मत रखिएगा, अच्छे से सारे क्वेश्चन को मतलब अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन लास्ट तक पढ़िए। उसके बाद ऑप्शन देखिए, जो आपको बेस्ट लगे वो आप क्लिक करिए। अगर निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव सेंस में क्वेश्चन को आंसर दीजिए, बाकी अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव करिएगा। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डी ही आउट ऑफ है। क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, बट जो डी ऑप्शन है यही आपको लग रहा होगा कि ये अलग है, तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। तो जो आपका होता है समग्र भौतिक प्रक्रिया जो होती है, उसमें जो अवबोधन विषय का आधार होता है, उसमें आपका पहला ऑप्शन है श्रवण, पठन, लेखन और वाचन। देखिए पठन, लेखन और वाचन सेम है, क्योंकि आप पढ़ोगे फिर लिखोगे, आप बोलोगे भी। लेकिन श्रवण जो हो गया ये आपका अलग सेंस में भी जा रहा है। लेकिन समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में श्रवण अवबोधन विषय का आधार है, यानी जब आप सुनोगे तभी आप लिख पाओगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, हमको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश डैश में संलग्न हैं। यानी अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो कैसे पढ़ रहा है। पहला आपका सरसरी दृष्टि से पढ़ रहा है, बारीकी से पढ़ रहा है, या गहनता के साथ पढ़ रहा है, फिर विस्तार से पढ़ रहा है। तो सरसरी अगर तौर पे पढ़ रहा है तो सरसरी तौर पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, फटाफट से, जैसे कि आप मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर होता है तो आप फटाफट से हेडलाइन देखते हैं। ठीक है, बारीकी से भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, सारे पॉइंट को बारीकी से देख रहे हैं, उसमें ध्यान दे रहे हैं।
गहनता से पठन या फिर विस्तार से। तो इसमें आपका विस्तार से पठन आ जाएगा, यानी कि आप उसके सारे पक्ष को देख रहे हो। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए अगर आपने कोई टॉपिक शुरू किया है, ठीक है, तो उसके सारे पक्ष को आप देख रहे हो, उसका पॉजिटिव, उसका निगेटिव भी। तो इसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपका विस्तार से पठन हो जाएगा। जब आप इंटरेस्ट लोगे तभी आप विस्तार से पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए आपकी जीन पियाजे की जो थ्योरी होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सारे स्टेप देखोगे कि हाँ कैसे कब क्या हुआ था, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप किसी टॉपिक में इंटरेस्ट लोगे तो आप गहनता से पढ़ोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश डैश देखे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका एकल भाषी बच्चों में, दूसरा है आपका द्विभाषी बच्चों में, तीसरा है सी ऑप्शन है पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, या फिर गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में। तो भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण यहाँ पे बात की जा रही। जैसे कि मान लीजिए बच्चा भाषा संकेत परिवर्तन यानी भाषा से रिलेटेड जो संकेत किया जा रहा है उसमें वो परिवर्तन कर रहा है। उसके बाद भाषा मिश्रण, तो भाषा मिश्रण में बच्चा मतलब जैसे कि आपने हिंदी, आप हिंदी बोल में हिंदी मतलब कोई आप अपने फ्रेंड से या फिर अपने घर में हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, फिर आपने कोई वर्ड बोल दिया इंग्लिश में, जैसे कि बोल रहे हो आप मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, तो बिजी जो वर्ड आ गया ये आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। तो ऐसे मिश्रण कर दिया, फिर आपने कह दिया कि फिर बाद में मिलते हैं, तो ये हिंदी वर्ड हो गया। तो यानी आप हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश में जा रहे हैं, यानी आप जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसको बात करते करते दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर गए, फिर उसके बाद फिर से हिंदी पे आ गए, तो ये मिश्रण हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा बी सही होगा, द्विभाषी बच्चों में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भाषा के आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश डैश है। तो भाषा की आधारभूत जो होती है संरचनात्मक इकाई आपकी स्वनिम ही होती है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई मानी गई है वो आपकी स्वनिम ही मानी गई है। आकृति आपका लेखाचित्र और विषय भाषा विषयक ये नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि स्वनिम ही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित का मिलान करो, मतलब करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश डैश परीक्षणों में देखते हैं। यानी बहुविकल्पी प्रश्न हो गए आपके। क्लोज परीक्षण क्या होता है, मतलब जैसे कि आपने लिख दिया फिर डैश फिर से कुछ लिखा है, तो ये जो डैश है इसको फिल करना ही क्लोज परीक्षण कहलाता है। ये छोटी क्लासों में ज़्यादा होता है, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करो, मैचिंग वर्ड भी आते हैं। तो ये जब जितना सारा प्रोसेस हो रहा है, जो प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं, जिसे क्या कहते हैं, आपका वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। पत्र लेखन, पत्र लेखन तो आपने कोई टॉपिक एक उठाया उस पर आपने पत्र लिख दिया, जैसे कि आपको फीस माफी पे लिखना है, बैंक में कोई प्रॉब्लम अकाउंट में होगी तो आप उसको सुधारना चाहते तो आप वहाँ पे पत्र लिख सकते हैं। अपने कोई फ्रेंड को पत्र लिखा है तो वो एक पत्र होता है, वहाँ पे ये सब मतलब डैश करना मैचिंग करना नहीं होता है, ठीक है। मौखिक, मौखिक की भी बात यहाँ पे नहीं की जा रही, क्योंकि मौखिक तो डिस्कशन होगा, आप किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर क्लासरूम में हो या फिर अपने ग्रुप में हो तो डिस्कशन हो रहा है। निबंध, निबंध भी होता है किसी टॉपिक, जैसे पर्यावरण प्रदूषण को आपने एक टॉपिक मिल गया आपको, उस पर आप ऐसे लिख रहे हो, तो इसमें भी मैचिंग वर्ड हो गया, क्लोज परीक्षण, ये सब नहीं होता है। ये जो सब होता है आपका वस्तुनिष्ठ के ही अंतर्गत आता है। इसी में आप विकल्प भी देखते हो, 4 विकल्प मिल गए आपको, टिक करना है जो सही है या फिर गलत है। इसी में होता है ऑप्शन मतलब छूटा हुआ उसको मैच करना है, ये सब रहता है वस्तुनिष्ठ के ही अंतर्गत आता है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। यदि अगर कोई शब्द है आप उसके समानार्थी और विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द अगर जानना चाहते हैं तो उसमें आपकी जो आवश्यकता होगी वो किस चीज की होगी, शब्दकोश की होगी, संकलन की होगी, शब्द समूह का सूची कोश होगा, या फिर उच्चारण निर्देशिका होगा। तो उच्चारण निर्देशिका की यहाँ पे कोई बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे रीडिंग की कोई बात नहीं हो रही कि बच्चे को पढ़ाना है उसका उच्चारण बेस्ट करना है, ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं। शब्दकोश की भी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, संकलन की भी बात नहीं है, यहाँ पे शब्द समूह का सूची कोश, यानी आप देखोगे कि शब्द समूह जो एक दूसरे से जो सूची कोश बन पा रहा है या नहीं, जैसे रात का दिन है कि नहीं है,
ये होता है विलोम, जो होते हैं समानार्थी और विपरीतार्थी शब्द। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेख विद्यार्थियों को उनकी डैश डैश सुधारने में मदद करते हैं। हम लोग प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं 2022 के ऑनलाइन सेट जितने हुए थे वो भी हम लोग कवर करेंगे साथ में, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। हिंदी कंप्लीट हो चुकी है इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, और साथ में हम लोग प्रीवियस के भी क्वेश्चन अब देखने लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेखन विद्यार्थियों को उनकी डैश डैश सुधारने में मदद करते हैं। जब आपके एग्जाम का 1 मंथ बचेगा तब हम लोग बराबर प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लगाने लगेंगे। ऑल सब्जेक्ट के जितने भी आपके 2022 के सेट हैं वो सारे हम लोग मतलब मैं आपको करवा दूंगी अच्छे से, क्योंकि 2022 में जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए थे वो सबसे टफ माने जाते हैं। अगर आपने ये कर लिए अच्छे से तो आप कर लोगे अच्छे से। पहला ऑप्शन है पठन, दूसरा ऑप्शन है शब्द संपदा, लेखन और वाचन। तो इसमें आपका जो है वर्ड पहेलियों के भाषा लेखन विद्यार्थियों को उनकी डैश डैश सुधारने में मदद करता है। तो शब्द संपदा ही करेगा सुधार, क्योंकि पहेलियां अगर आपको शब्द ही नहीं पता है, शब्द पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है तो आप पहेलियां नहीं बुझा पाओगे। ठीक है, तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन मच बेटर है। आगे चलते हैं। सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ती है। ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशुगीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं, यानी पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं। जो आपकी सुश्री है सुधीना अपने विद्यार्थियों के डैश डैश को पुष्ट कर रही है। तो श्रवण एवं वाचन होगा या फिर वाचन एवं पठन। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब मैम पढ़ रही है फिर बच्चे फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चे सुन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखने की कोई बात नहीं की जा रही, तो जहां पे भी पठन है वो ऑप्शन आपके गलत हो गए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, पॉइंट ढूंढिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सेंस में जा रहा है, वैसे आपको आंसर देना है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लिखने की कोई बात ही नहीं हो रही। मैम पढ़ रही हो, बच्चा पीछे से रिपीट कर रहा है, तो वो सुन रहा है, जब सुनेगा तभी वो बोल पाएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। यानी कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं और अपने संवेगों और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रही है, यानी वो क्या फील कर रही है, ठीक है, उसको क्या महसूस हो रहा है, वो जो भी उसकी अभिव्यक्ति है वो उसको प्रयोग मतलब अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग कर रही है। तो जो है भाषा की कौन से प्रकार का प्रयोग कर रही है, सूचनात्मक, निर्देशात्मक या फिर व्यंजक या फिर अर्थपूर्ण या विकासमूलक। तो वो अपनी फीलिंग्स अभिव्यक्त कर रही है तो अर्थपूर्ण है, यानी वो मतलब उसका अर्थ निकल रहा है, वो संदर्भ में बता रही है। ठीक है, तो ये अर्थपूर्ण है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 पे चलते हैं। श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो इसमें आपका है श्रुतलेख, जो मतलब श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों में, यानी बच्चे सुन रहे हैं। और श्रुतलेख का मतलब ही क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए। सूत्र मतलब जो आपका श्रुतलेख होता है, यानी सुन करके लिखना। यानी टीचर जैसे इमला बोला जाता था नीचे क्लास में, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि टीचर इमला बोल रहा है और बच्चे लिख रहे हैं। ठीक, ये सब होता है, तो इसी को कहते हैं श्रुतलेख, यानी आपने सुना फिर आपने लिखा। वहीं पे जब अनुलेख आ जाए तो अनुलेख का मतलब होता है देख करके लिखना। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यानी देख करके आप लिख रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका अनुलेख के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे किस क्षमता का विकास हो रहा है, तो लेखन एवं श्रवण का हो रहा है, फिर या श्रवण एवं लेखन का हो रहा है, या फिर पठन एवं लेखन का हो रहा है, या श्रवण एवं पठन का हो रहा है। अब बात ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन को करिए, देखिए क्वेश्चन ए भी सही है और क्वेश्चन बी भी सही है, क्योंकि लेखन एवं श्रवण यानी बच्चे की सुनने की भी क्षमता बढ़ रही है और लेखन की भी क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, और नीचे जो बी ऑप्शन है उसमें आपका दिया है श्रवण एवं लेखन,
अब फिर आप क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे लिखा है श्रुत लेख के प्रयोग में अपने विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ा रहा है। यानी बच्चा पहले क्या प्रोसेस करेगा भाई, पहले वो सुनेगा तभी वो लिख पाएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आप ए टिक कर देंगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। बच्चा पहले सुनेगा उसके बाद ही तो लिखेगा। भाई आप जब टीचर इमला बोलता था तो पहले आप सुनते थे उसके बाद ही आप लिखते होंगे। ये तो नहीं है कि आपने लिख दिया है फिर आप सुनते हो, ऐसा तो नहीं होगा। पहले आप सुनोगे तभी तो आप लिख पाओगे, तभी आप लिखते होंगे। तो ये आपका हो जाता है, यानी कि पहले आपने सुना फिर आपने लिखा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखे घुमाने का तरीका, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के ही हैं, ये मतलब समझिएगा ये कहीं से भी मैंने उठा लिए, ऐसा नहीं है, प्रीवियस के ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे पूछते भी हैं। तो अगर जहाँ पे ये सब आए ऐसे ऑप्शन, पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ये सब आ जाए तो आप अच्छे से समझिएगा कि क्वेश्चन में आखिर कहा क्या है और हमको आंसर देना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, ए नहीं होगा। काफी लोग सोचेंगे श्रुतलेख यानी लिखना और पढ़ मतलब लिखना और सुनना, या फिर सुनना और लिखना, ये हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि आगे पीछे क्या लिखा हुआ, सीक्वेंस में लिखा है आंसर या नहीं लिखा है, वहीं पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, आपका बी ऑप्शन सही होगा। बहुत लोग ए ऑप्शन भी टिक कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पठन को प्रभावी करने वाली अधिगम विकलांगता है डैश डैश, जो पठन को प्रभावित करती है, यानी जो भी पढ़ने की क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य, गणन वैफल्य या फिर आचरण वैफल्य। तो लेखन वैफल्य आप लिखने के संबंधित चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात जो की जा रही है वो पठन के संबंधित है, यानी पठन को जो प्रभावित करता है। तो आपका पठन वैफल्य ही हो जाएगा, यानी डिसलेक्सिया है बच्चे में तभी वो पढ़ने को प्रभावित हो रहा है, यानी जो उसको विकार है पढ़ने से संबंधित तभी वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। गणन वैफल्य आपका मैथ के अंदर चला जाएगा, यानी आपको आप लिख रहे हो 6 पढ़ रहे हो 9, ठीक, तो ये जो आता है ये आपका गणन वैफल्य के अंतर्गत चला जाता है। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सुश्री परिवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। जो सुश्री परिवीन है डैश डैश अनुसरण कर रही है, यानी वो अपने छात्र से ये अपेक्षा करती है कि उसके पीछे पीछे दोहराएं, यानी टीचर पढ़ रहा है और बच्चे जो हैं वो पीछे से रिपीट करें। आपने देखा होगा छोटे छोटे क्लासों में टीचर बच्चे को खड़ा कर देती है और बच्चा पढ़ता है, फिर पीछे से इसके सारे जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए होते हैं वो पीछे से पढ़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो किस चीज का है, यानी उसको क्या कहेंगे, वो काहे का अनुसरण कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें आपका अपनी कक्षा में पुनरावृत ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप का। तो वार्तालाप की तो कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही पीछे पीछे दोहराएं। वार्तालाप में तो होता है जैसे कोई एक टॉपिक उठा दिया गया, एक टॉपिक आपको दिया गया, उस पर आपको डिस्कशन करना है, हर बच्चा अपनी अपनी राय देगा। यानी अगर पर्यावरण प्रदूषण है एक टॉपिक क्लास में दिया गया, सबसे कहा गया इस पे अपनी अपनी राय दीजिए, तो हर बच्चा डिस्कशन करेगा आपस में कि हाँ ये नहीं ऐसे होना चाहिए, पर्यावरण को हम ऐसे बचा सकते हैं, इसको दूषित होने से ऐसे बचाया जा सकता है, तो आपस में डिस्कशन होगा। लेकिन यहाँ पे दोहराने की बात की जा रही, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल, तो ये भी कक्षा को पूरा करने की, ये भी कोई पॉइंट नहीं बनता है। अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ऑप्शन आपका ए ही सही होगा, क्योंकि पुनरावृत हो रही है, यानी आप पढ़ रहे हैं फिर बच्चा पीछे से रिपीट कर रहा है, उसी वर्ड को मतलब दूसरी बार वो रिपीट कर रहा है, तो पुनरावृत कर रहा है। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। शास्वर पठन गतिविधियां डैश डैश हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका शास्वर पठन का मतलब भी होता है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, शास्वर का मतलब है आप सरसरी तौर पे मतलब पढ़ते आप जा रहे हैं, ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, जैसे कि आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए लाभदायक होता है शास्वर पठन, यानी पहले टीचर पढ़ रहा है फिर साथ में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और इसको क्या कहते हैं तेज आवाज में, यानी कि मन में नहीं पढ़ रहे हो आप। क्लासरूम में अगर आप एक बच्चे को उठा दिया गया, बच्चा तेज तेज से पढ़ रहा है, फिर दूसरे बच्चे उसके पीछे से पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाता है शास्वर पठन। यानी आप तेज जब पढ़ोगे तो टीचर भी सुन रहा है और अगले बच्चे भी सुन रहे हैं। अगर आप कोई गलत वर्ड बोल रहे हो
तो वो आप वहीं पे सुधार दिया जाएगा ना। तो ये होता है शास्त्र पठन के अंतर्गत आता है। जो बी ऑप्शन है, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। सी है केवल पठन, तो जहां पे भी केवल, क्योंकि निगेटिव नहीं पूछा है आपका, पॉजिटिव पूछा गया है। केवल पठन उच्चारण मतलब उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है, बच्चा 5th में पहुंच चुका है, उसको सही से पढ़ना नहीं आ रहा है, तो शास्त्र पठन का भी आप प्रयोग करेंगे। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, ऐसा भी कहना आपका गलत होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक, यानी कक्षा 2 का बच्चा है या फिर कक्षा 1 का बच्चा है, क्लासरूम, ठीक है, मान लीजिए एक क्लास का बच्चा है, क्लास 1st में है, तो वो शास्त्र पठन करेगा। टीचर है, बाकी बच्चे बैठे हुए हैं, जब वो पढ़ रहा है तो आप लोग सुनोगे, यानी टीचर सुनेगा, बच्चे सुनेंगे, तो समझ में आएगा कि बच्चा उच्चारण सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कौन सा वर्ड उसको बोलने में दिक्कत हो रही, कौन सा वर्ड बोलने में दिक्कत नहीं हो रही, तो वो वहीं पे सुधारा जाएगा। तो ऐसे बच्चे की पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है? ये हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी थी तो आपको मैंने बताया था, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। पहले कौन सा दिया जाता है? पहले निदानात्मक शिक्षण आता है, क्योंकि आप पता तो एटलीस्ट करोगे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, फिर तो आप उसका उपचार करोगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं, यानी सिर्फ बच्चे आनंद ले रहे हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन है विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। या फिर सी है विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं। या फिर बी विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, तभी आप उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करोगे, यानी बच्चे को क्योंकि आपने निदानात्मक शिक्षण, जो आपने निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग किया तो उसके दौरान आपने देखा कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर आप उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको फिर आप उपचार कर रहे हो, तो कहाँ पे बच्चे को समस्या आ रही है वो आपने निदान के द्वारा पता कर लिया, अब उपचार करके आप उनकी मदद कर दोगे। तो ये आ जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? पहला ऑप्शन या प्राकृत रूप में अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम भाषा, यानी प्रथम भाषा का मतलब हो गया बच्चे की मातृभाषा, यानी बच्चे को जो घर में भाषा बोली जाती है वही उसकी जो होती है वो मातृभाषा होती है, ठीक है, यानी माँ की लैंग्वेज। बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है, अपने घर में दादी दादा भाई बहन सबके संपर्क में आता है। तो जो घर में भाषा बोली जा रही होती है, बच्चा जो बोली जाती है भाषा उसी को पहले सुनेगा और उसी में वो अपने आप को अभिव्यक्ति भी करना शुरू करेगा। तो ये जो होती है, जो मातृभाषा होती है, उसको सीखने के लिए बच्चे को कोई स्कूल कोचिंग कोई ट्यूशन नहीं करना पड़ रहा होता है। ये भी नहीं रहता है कि घर में हाँ बैठा के उसको 1 घंटे कोचिंग दी जा रही है कि आप ऐसे ऐसे बोलिए, ऐसा भी नहीं किया जाता। बच्चा नॉर्मल आराम से खा पी के भी खेल के भी सीख लेता है, यानी स्वाभाविक रूप से वो घर की भाषा को यानी मातृभाषा को सीख लेता है। तो जो प्रथम भाषा होती है अर्जन जो की जाती है उसका कौन सा सही है? तो ये प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, यानी नॉर्मल आराम से आप सीख सकते हो। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि ये कोई लैंग्वेज सेकंड है नहीं, ये नॉर्मल तरीके से आप स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा को सीख लेते हो। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता है, ये भी नहीं कि आपको कोई गाइड कर रहा है। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित की जाती है, ये भी नहीं कि बच्चा इसमें एफर्ट डाल रहा है, कोई बुक खरीदा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई ट्यूशन ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा आराम से घर में है, माँ बाप से बात करता है, आस पड़ोस में बात कर रहा होता है, खेल रहा होता है, खा रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, वो लैंग्वेज को आराम से सीख जाता है जो उसके घर में बोली जाती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो मातृभाषा होती है हम स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? तो निकट मतलब जो आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र है वो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत से ही संबंधित है, ये आपका वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की की जो थ्योरी है वो सामाजिक कल्चर पर आधारित है।
तो उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी संभावना है, ये मतलब एक एरिया होता है कि इतने तक आपकी संभावना है यहाँ तक विकास करने की। ठीक, आप यहाँ पे हो, अगर आपको कोई गाइड मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए तो आप यहाँ तक विकास कर लोगे। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि जहाँ तक आपकी संभावना है, लेकिन उसके लिए आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, कोई रिसोर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है। वाइगोत्स्की की जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो वीडियो जो है सीटेट की, वो सीडीपी की क्लास में आपको मिलेगी। वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया वाइगोत्स्की की थ्योरी, हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कल की थ्योरी जो मतलब कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग वाइगोत्स्की ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीडीपी के कुछ टॉपिक मैंने कवर किए हैं, बाकी कुछ टॉपिक रह गए हैं। क्योंकि हिंदी जो पैथोलॉजी थी वो मैंने कंप्लीट करा दी थी 4 वीडियो में, तो इसलिए मैंने सोचा एक उस पर क्लास ले लेते हैं जो मतलब क्वेश्चन के हैं। तो इससे आपका ये रहेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इसलिए ये क्लास मैंने मतलब ये वीडियो बनाई है। बाकी जो कल की होगी वो आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी ही हम लोग कवर करेंगे। आगे चलते हैं। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। जब बच्चे, तो देखिए निपुण भारत मिशन का एक ही लक्ष्य रखा गया कि जब बच्चा कक्षा 3 में पहुंच जाए तो उसको लिखने पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए। यानी उसको गिनती, ठीक है, उसको क ख ग घ ABCD थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। तो ये जो लक्ष्य था वो रखा गया कि बच्चा जो है वो कक्षा जब 3 में पहुंचे तो उसको लिखने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, मतलब ये उसमें क्षमता होनी चाहिए। वो गिनती लिख भी सके, उसको मतलब इसकी जो थी इसकी सीमा है कि कहाँ तक बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। टेबल भी उसको पहाड़े भी आने चाहिए, उसको छोटा बड़ा भी थोड़ा बहुत मतलब आना चाहिए, पूरा ABCD आना चाहिए। तो ये सब मतलब जो लक्ष्य रखे गए थे, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरी पुरानी, क्योंकि 21 जनवरी को जो आपका पेपर था उसमें उस मतलब जब चल रही थी क्लासेस तब मैंने वो बनाई थी। तो अगर आपने नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है विवरण कि क्या क्या लक्ष्य रखा गया था। बाकी जो मतलब न्यू वीडियो बनेगी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे चलते हैं। तो यही इसका मेन पर्पस था मतलब निपुण भारत मिशन का, कि जो कक्षा 3 तक बच्चा पहुंचे तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, गिनती के, पहाड़े का, ABCD का, छोटा बड़ा का थोड़ा मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई डैश डैश है। तो सबसे छोटी जो इकाई होती है, इसके पहले भी मैंने बताया, आपका स्वनिम हो जाएगा। क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी गई है आपकी स्वनिम ही मानी गई है। ठीक है, तो इसमें आपका ए मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं। यानी 2 से 3 महीने में जब होता है, ये जब हम लोगों ने थ्योरी कवर की थी, हिंदी पैथोलॉजी जब कवर की थी उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी बताया था, और ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। अब देख लेते हैं, 2 से 3 महीने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 2 से 3 महीने का हो जाएगा आपका किलकिलाना। यानी बच्चे का जो जन्म होता है वो 6 सप्ताह में बच्चा किलकिलाना शुरू कर देता है, अजीब तरीके से आवाजें निकालना शुरू कर देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बलबलाना जो होता है इसकी उम्र जो होती है वो होती है आपकी 6 माह। यानी बच्चा अब 6 महीने का हो चुका है, वो चैपे मतलब कुछ भी वर्ड अजीब से निकालना शुरू कर देता है, बलबला, उसको कहते हैं बलबलाना। 6 माह का होता है बच्चा। एक शब्द जब वो बोलना शुरू कर देता है बच्चा, तो उसकी जो उम्र होती है वो होती है 1 साल। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 साल में बच्चा 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि पापा, मामा, मम्मी, ये सब जो है, पानी, ये शब्द वो बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, करीब छाह विभिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे डैश डैश बनाती है। यानी एक मतलब कबीर है जो 6 लैंग्वेज बोल लेता है, मतलब 6 भाषाओं में अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है, और बोलने की उसकी क्षमता है कि वो 6 भाषाओं को अच्छे से बोल रहा है। तो उसमें कौन सी योग्यता पाई जाएगी, द्विभाषी। तो द्विभाषी में तो सिर्फ 2 शब्द मतलब 2 लैंग्वेज आएंगी, पर यहाँ पे 6 हो रही हैं।
तो इसमें हो जाएगा आपका बहुभाषी, मतलब उसमें बहुभाषी क्षमता है कि वो एक से ज़्यादा लैंग्वेज को भी मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज में भी वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है, वो बोल पा रहा है, उसको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आ रही है, तो ये बहुभाषा हो जाएगा। अगर एक हो या फिर दो हो तो द्विभाषा हो जाएगा, यानी बच्चे को दो भाषाएं आ रही हैं, एक तो उसकी मातृभाषा है, दूसरी वो कोई भी लैंग्वेज सीख लेता है, तो ये द्विभाषा सूत्र हो जाता है। लेकिन उसको दो से जब ज़्यादा आए तो बहुभाषा के अंतर्गत चला जाएगा। ये भी मैंने टॉपिक में कवर किया था। आगे चलते हैं 22 पे। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र मतलब बौद्धिक विकास के लिए डैश डैश है। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए है डैश डैश। तो पहला है भाषा की कोई भूमिका नहीं होती है, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर भाषा मात्र एक पहलू है, या फिर भाषा विकास का अंग नहीं है। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन से होगा, क्योंकि भाषा भी महत्वपूर्ण रखती है बच्चे का समग्र विकास करने में, यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसमें भाषा भी बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। क्योंकि पियाजे जी ये कहते हैं कि अगर हमने कुछ देखा है, मान लीजिए आपने एक मिनट, आपने एक एप्पल देखा, तो आपके दिमाग में पहले आया कि हाँ ये सेब है। अब आपने इसको जब देखा तो आपके दिमाग में फटाक से विचार गया कि ये सेब है, और आपके जब दिमाग में विचार आया तो फटाक से आपको समझ में आया कि ये सेब है, इसको हम सेब कहेंगे। तो पियाजे जी का ये कहना था कि जो भाषा मतलब विचार होते हैं वो हम जब देखते हैं तो विचार हमको मतलब लैंग्वेज जो होती है वो उसको प्रभावित ही नहीं करती, बल्कि सुनिश्चित भी करती है कि हमको क्या बोलना है। ये पियाजे जी के अनुसार कहा गया था, ठीक है। तो इन्होंने भाषा को नकारा नहीं है, इन्होंने भाषा को भी ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक, क्योंकि इनकी थ्योरी भी संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, तो उन्होंने दिमाग को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है, क्योंकि भाषा मतलब विचार ही भाषा को सुनिश्चित करता है। आगे चलते हैं, नॉम चॉम्स्की की देख लेते हैं क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन उपकरण। नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है उसमें भाषा अर्जन उपकरण यानी एलईडी जो होती है वो हमारी 5 साल तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। ये भी थ्योरी हम लोगों ने कवर की हिंदी पेडालॉजी में। तो आप लोग जो 4 क्लासेस हैं सिर्फ 2 घंटे की वीडियो मिलेंगी आपको, क्योंकि आधा घंटे की बनी हुई है, वो जरूर देख लीजिएगा। आपके 15 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। बाकी 15 नंबर जो है वो आप पैसेज को सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। 30 ऑफ 30 इसमें ले आओगे, क्योंकि हिंदी में भी 30 ऑफ 30 आ जाते हैं, ठीक है। सिलेबस सेम है, सिलेबस लिमिटेड है, मतलब फाइनल है कि इतने चैप्टर हैं, इतने चैप्टर से आना है, तो उतने ही चैप्टर्स मतलब क्वेश्चन भी आएंगे, आप अच्छे से कर लोगे। जब मुझे पता है कि 5 चैप्टर से ही क्वेश्चन आने, तो 5 चैप्टर हम अच्छे से कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कहाँ जाएगा। इसलिए आप लोग वो क्लासेस जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, जो मेरी सीटेट के दौरान क्या मैंने कैसे पढ़ाई की, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है, इसकी भी मैंने आज वीडियो बनाई थी, यानी कल अपलोड भी की है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, आपको यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा, भाषा अर्जन जो उपकरण है यानी एलईडी जो होती है वही एक्टिव रहती है, उसी के दौरान हम नेचुरल तरीके से भाषा अर्जित कर लेते हैं। इसमें भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 पे। प्रथम भाषा अर्जन क्या है, यानी जो प्रथम भाषा अर्जित की जाती वो क्या है? शिक्षार्थी के सचेत प्रयास नहीं, कोई इसमें एफर्ट डालने नहीं पड़ते हैं। विद्यालय की प्रमुख गतिविधियां नहीं, बच्चा स्कूल उस टाइम नहीं जा रहा होता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो घर में ही जो भी लैंग्वेज है उसके घर में जो बोली जा रही होती है, या फिर इंग्लिश बोली जा रही तो इंग्लिश सीख लेगा, हिंदी बोली जा रही तो हिंदी अच्छे से सीख लेगा, तमिल बोली जा रही होगी तो तमिल में अपने आप को अच्छे से मतलब अच्छे से अभिव्यक्त कर लेगा, अगर पंजाबी बोली जा रही तो पंजाबी कर लेगा। यानी बच्चे के घर में जो भी भाषा बोली जा रही होगी वो नेचुरल तरीके से आराम से सीख जाएगा। तो इसमें आपका ये भी ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा। प्रशिक्षण के दौरान नहीं, कोई कोचिंग, कोई क्लास, कोई ट्यूशन नहीं देने पड़ते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल है, स्वाभाविक है, बच्चा आराम से सीख लेगा, इसके लिए कोई प्रयास उसको नहीं करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं 25 पे। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? यानी बच्चे जो हैं अपनी मातृभाषा से शुरू करते हैं, यानी जो भी उनकी मदर टंग है, जो भी उनकी मातृभाषा है,
जो भी वो घर से लाए हैं लैंग्वेज अपनी, यानी जो भी वो बोलते हैं बचपन से, उससे ले करके शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरी लैंग्वेज में चले जाते हैं, यानी दूसरी भाषाओं में प्रशिक्षण लेने लगते हैं। मान लीजिए जैसे आप हिंदी में, आपके घर में हिंदी बोली जाती है, आप स्कूल गए, हिंदी में अभी अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, हिंदी में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखेंगे और फिर आप इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्लेन करने लगेंगे, इंग्लिश में आप ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे इंग्लिश को, तो वो आपकी दूसरी भाषा हो जाएगी। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि बच्चा जो है मातृभाषा से शुरुआत करता है और उसके बाद वो अतिरिक्त भाषाओं में शिक्षण लेना स्टार्ट कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे? द्विभाषी कक्षा, बुनियादी कक्षा या फिर मानवीय कक्षा या बहुभाषिक कक्षा? तो इसमें आपका बहुभाषिक कक्षा हो जाएगा, यानी इसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषा, या अगर यहीं पे दिया होता कि दूसरी भाषा, मान लीजिए बच्चा एक भाषा से स्टार्ट की पढ़ाई उसने, फिर दूसरी भाषा सीख ली है उसने, तो द्विभाषा हो जाता, यहीं पे क्वेश्चन घूम जाता, यहीं पे आंसर इसका चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहा गया अतिरिक्त भाषा, यानी कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि एक ही बच्चा सब्जेक्ट सीख रहा है, दो ही लैंग्वेज में सीख रहा है, तीन लैंग्वेज में सीख रहा है, चार लैंग्वेज सीख रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं है कि बच्चा कितनी लैंग्वेज में शिक्षण ले रहा है। एक भाषा जो उसकी मातृभाषा थी उससे उसने शुरुआत तो की, लेकिन वो स्टार्टिंग मतलब लास्ट में वो कौन सी लैंग्वेज में शिक्षण ले रहा है कोई पता नहीं। वो चार भाषाओं में भी लैंग्वेज सीख रहा होगा, दो भाषाओं में भी शिक्षण ले रहा होगा, जैसे उसको कंफर्टेबल लग रहा होगा, तभी ये आंसर आपका बहुभाषिक हो गया। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन घूम जाता कि बच्चा मातृभाषा से तो स्टार्ट कर दिया, पर वो अगर दूसरी भाषाओं में शिक्षण ले रहा तो ये आपका द्विभाषिक कक्षा हो जाता, यहीं पे आंसर इसका चेंज हो जाता। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता तो मतलब यहीं पे आंसर चेंज हो रहा था, आप देख सकते हैं यहीं पे अगर यहाँ पे लिख देता दो भाषाओं में सीख रहा है तो यहीं पे आंसर आपका द्विभाषिक कक्षा हो जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया अतिरिक्त लैंग्वेज मतलब अतिरिक्त भाषाओं में शिक्षण ले रहा, तो आपका आंसर भी चेंज हो गया। आपका डी ऑप्शन मच बेटर है, डी ऑप्शन सही होगा। तो हमको क्वेश्चन देखना है कि आखिर सीटेड क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि लास्ट में नहीं लिख देता है या फिर बचना लिख देगा, वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हमको निगेटिव सेंस में जाना था पर हम तो जा रहे थे पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव आंसर लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन को करिए तो ये देखिए मतलब ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, फिर जो नहीं रिलेट कर रहा है अगर नहीं पूछा तो हम टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सीटेड में पेपर को अच्छे से पढ़ना, यानी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, समझ के हल करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज आपका, जो प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए टाइम रखिए कि 2.5 घंटे में हमको पेपर सॉल्व करना है, और कोशिश कीजिए कि इससे जल्दी, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा साइनें होती हैं, मतलब आपको बुक भी फिल करनी होती है, जो हमारी सीट होती है उसको भी फिल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम लगता है। तो ये सोचिए 2.5 घंटे के पहले ही पेपर हमको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, 25 ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल हम लोग आगे की मतलब कुछ जो आगे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, या फिर हम लोग कोई थ्योरी कवर कर लेंगे, वो कल की वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये क्लासेस 3 बजे होती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। बाकी कैसे सीटेट की पढ़ाई करें, कैसे मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्लियर करें, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने अपना अनुभव उसमें व्यक्त किया है, आई होप आपको हेल्प मिलेगी, उसको आप जरूर फॉलो करिएगा, आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। इस बार सीटेट क्लियर हो गया तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लोगे, आपको अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे लाखों में वैकेंसी आएंगी सीटेट मतलब टीआरई 4 में। उसके बाद कब वैकेंसी आती है, कितनी आती है, कोई आइडिया नहीं है। तो इस बार सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर लोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। 5 बजे क्लास जो होती है वो सोशल साइंस पेपर 2 की होती है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी बीपीएससी की भी क्लासेस 2 बजे मिलेंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन करिएगा। उसमें हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करें, जीके एंड जीएस, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।